आज हम बात करेंगे रूरल अर्बनाइजेशन। जब अब अभी तक हमने इससे पहले एक लेक्चर में अर्बनाइजेशन के बारे में बात की थी। आज हम जी.एस. घुरिये साहब ने जो रूरल अर्बनाइजेशन की बात कही है उस संदर्भ में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले के अनेक समाजशास्त्रियों ने जो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट दिया या जो दृष्टिकोण रूरल और अर्बन को अलग दृष्टिकोण के रूप में कहा, उससे जी.एस. घुरिये साहब का जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपनी एक किताब रूअर्बन कम्युनिटी जो 1963 के आसपास लिखी थी, उसमें इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया गया है। खासकर हम ग्राम और नगर की जो संरचनात्मक विशेषताओं को देखते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। खासकर वो गांव और नगरों को एकदम विपरीत दूरी का नहीं मानते हैं, बल्कि एक बीच की स्थिति मानते हैं। और खासकर उनका कहना है कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण और नगरीय जीवन स्पष्ट होने लगे थे। स्वतंत्रता से पहले भी बहुत अधिक काम गांव और अर्बन पे नहीं हुआ है। खासकर अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी में ग्रामीण समाजशास्त्र पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल में खासकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय परिवर्तन व विकास के प्रयत्न आरंभ हो चुके थे। ये जो चेंजेस आ रहा था, गांव किस किस तरह से कस्बों में परिवर्तित हो रहे थे, कस्बे नगरों में परिवर्तित हो रहे थे, वो दृष्टिकोण उस समय दिखाई दे रहा था। खासकर एक तरफ तो अंग्रेज़ों का राज था, दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी राज को ख़त्म करने का जो प्रयास चल रहा था, उसमें अनेक गांव में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। और ये परिवर्तन ही खासकर वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोगों में, खासकर जो सामंतवादी व्यवस्था से संबंधित थे, वहाँ के जो धनी लोग थे, वो अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े गांव के बीच में या जो बड़े गांव थे उनमें अगर उत्पादन अधिक होता था तो उस उत्पादन को अच्छे पैसे में बेचने के लिए मार्केट की तलाश कर रहे थे। ऐसे में बड़े गांव के बीच ही इस तरह की व्यापारिक केंद्र बनने शुरू हो गए थे। तो एक तरह से स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन में से जो संबंधित अध्ययन है वो तेज़ी से आरंभ होने शुरू हो गए थे। और स्वतंत्रता के बाद ही नगरों का जो विस्तार होने लगा था, यानी जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तेज़ी से नगरों का विस्तार होने लगा। इसका कारण ये था कि जनसंख्या में एक तरह से जनसंख्या का जो प्रवास हुआ, जनसंख्या में की वृद्धि हुई, उसके कारण ये चीज़ दिखाई देने लगी थी। घुरिये ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के लिए रूरल अर्बन की जगह रूअर्बन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका रूपांतरण ग्रामीण नगरीय होता है। मतलब उन्होंने उसको अलग न करके रूअर्बन शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ग्राम और नगरीय दोनों तरह के गुण उसमें पाए जाते हैं। मतलब एक तरह से जो बड़े बड़े गांव थे उनमें ये चीज़ दिखाई देने लगी कि उसमें गांव के और नगरों के दोनों के दृष्टिकोण सम्मिलित रूप में दिखाई दिए। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय को एक दूसरे से अलग नहीं समझ सकते। खासकर जी.एस. घुरिये साहब के उन्होंने ग्रामीण नगरीकरण शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए रूअर्बनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। अर्थात उनका कहना था कि गाँव से ही नगरों की शुरुआत हुई है, नगरों का दृष्टिकोण आया या नगरीकरण की प्रक्रिया आई। इसका कहना था उनको, खासकर ब्रिटिश काल में, कि नगरों में नगर जो है गाँव के बीच संबंध बनाने का प्रयास उससे पहले नहीं हुआ था। यानी अंग्रेजी राज में उतना ज़्यादा प्रयास नहीं होता कि गांव और नगरों के बीच संबंध स्थापित हो, उनमें रिलेशन डेवलप हो। ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स तो ये सोचते थे कि जो गांव है उन गांव में के आसपास या जो ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो पैसे वाले थे, जो धनी लोग थे, जो वहाँ के व्यापारी लोग थे, वो एक तरह से नगर केवल इसलिए विकसित करना चाहते थे ताकि उनका जो व्यापारिक केंद्र डेवलप हो सके, वहाँ पर उनका व्यापार हो सके। उस रूप में उन्होंने, मतलब वो यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते थे, यानी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने नगरों का निर्माण नहीं किया। नगरीकरण की प्रक्रिया में हम कई बार ये सुनते हैं कि नगरों का निर्माण या नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो औद्योगिकरण के फलस्वरूप आई या बड़े बड़े उद्योग धंधों के बाद आई। ऐसा जी.एस. घुरिये साहब नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नगरीकरण के विकास में सामंतों और धनी लोग का हाथ विशेष रूप से कहा जाता है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने विशेष प्रयास किया
जो बड़े बड़े गांव थे, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, जो बड़े बड़े गांव थे, जैसे कि हम कह सकते हैं शुरुआत में कई गांवों में से जो बड़ा गांव होता था उसमें कुछ लोग एक पर्टिकुलर डेज़ में चाहे वो हर हफ्ते या 10 दिन में 15 दिन में एक मेला लगाते थे और उसमें अपना सामान बेचने जाते थे। धीरे धीरे यही जो हाट थे या ये एक पर्टिकुलर एरिया था, इन हाट में, इन पर्टिकुलर एरिया में लोग धीरे धीरे रुकने लगे। पहले ये मेले एक एक महीने में लगते थे, फिर 15-15 दिन में लगने लगे, फिर हर हफ्ते लगने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग इन पर्टिकुलर हाट में जो कस्बों का रूप लेने लगे। तो इस तरह से उनका मेनली मुख्य रूप से ये कहना था कि गांव से धीरे धीरे नगरों का निर्माण हुआ, या नगरीकरण की प्रक्रिया गांव से ही बढ़ी, न कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। यानी गांव से धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इस आधार पर इस रूप में भी हुआ, चाहे वो उत्पादन के रूप में हो, चाहे वो खेती का अधिक उत्पादन हो, उस उत्पादन को बेचने के लिए एक व्यापारिक केंद्र एक पर्टिकुलर बड़े गांव में बना दिया गया, और वही धीरे धीरे बड़ा गांव कस्बे में बदल गया, कस्बा नगर में बदल गया, वही बाद में चल के महानगरों में बदल। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो बहुत अधिक उत्पादन, जैसे पीतल का उत्पादन हुआ, या हम कह सकते हैं रेशम का उत्पादन हुआ, ये किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो उस उत्पादन को बेचने के लिए बड़े बड़े गांव के स्थानों को ही धीरे धीरे वही कस्बों के रूप लेते गए, वही नगरों के रूप लेते गए। इस आधार पर उन्होंने जिक्र किया, खासकर हम बात करते हैं बनारस की बात करते हैं, बनारस में भी इसी तरह का एक रूप देखने में आया। इसी तरह मुरादाबाद जो पीतल उद्योग के लिए आया, यानी पहले वो एक सामान्य स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे वो नगर के रूप में परिणित हुआ। इसी में हम कांचीपुरम भी कह सकते हैं। इस तरह से एक शहरी केंद्रों का विकास हुआ, जिसमें अनेक तरह के रेशमी कपड़े हैं, आभूषण हैं, पीतल उद्योग है, तरह तरह के उद्योग धंधे। लेकिन ये केवल औद्योगिकरण से नगरों का निर्माण हुआ ऐसा नहीं है, ये केवल गाँव के स्थानों पर अत्यधिक उत्पादन होने से व्यापारिक केंद्र बने, और ये व्यापारिक केंद्र बाद में नगरों के रूप में दिखाई देने पड़े। तो इस तरह से ग्रामीण और नगरीय समाजों से संबंधित अगर हम बात करते हैं, दोनों में एकदम बहुत अधिक अंतर नहीं, बल्कि तुलनात्मक अंगों का अंतर है, तुलनात्मक अंशों का अंतर है, या तुलनात्मक रूप में हम अंतर कर सकते हैं। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते एक पूरब है कि पश्चिम है, उसको पूरा पश्चिम नहीं मान सकते, बल्कि दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम थोक मार्केट से सामान लाते हैं और फुटकर में बेचते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्पादन गांव में नहीं बिक सकता था। वो उसके लिए एक ऐसा स्थान निश्चित किया गया जहाँ पर वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया सके। वो जो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो वहाँ से व्यापारिक केंद्र बनाए गए, वही बाद में चलकर नगरों के रूप में दिखाई पड़े। इस तरह से जी.एस. घुरियर साहब का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है ये जो बात चारों तरफ फैली हुई है कि तेज़ी से औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि गांव से धीरे धीरे नगरों का निर्माण शुरू हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसको रूरल अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, यानी ग्राम नगरीकरण का दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। आज इतना है।